अरे कहाँ हो? 8 बज गए, याद है ना तुम्हें? पापा याद है, आज मेरी स्वीटू का बर्थडे। ऐसे कैसे भूल सकता? अभी 8 बजे है ना? मैं 8:30 तक घर पहुंचा, ठीक है? ओके, सी यू, बाय। पुतला? कौन है? अरे मैंने पूछा कौन है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन है? बोलते क्यों नहीं? कौन है? राजेश एक उभरता हुआ नेता था और कई बार राजनीति में बहुत तेज रफ्तार साजिश की वजह बन जाती है। तो क्या राजेश पर हुआ यह जानलेवा हमला किसी राजनीतिक रंजिश की वजह से हुआ था या फिर यह कोई निजी लड़ाई थी? जिस तरह से राजेश पर हमला किया गया था उससे यह तो साफ था कि हमलावर ने एक प्लानिंग के तहत राजेश को निशाना बनाया था, और जिस तरह से राजेश ने हमलावर को देखकर क्यों कहा था उससे यह भी साफ था कि वह हमलावर को जानता था। सवाल उठता है, आखिर कौन था यह हमलावर जो राजेश का जानकार होते हुए भी उसकी जान का दुश्मन बन गया? किसने रची यह साजिश जिसने राजेश के परिवार से उसे खुशियां छीनी? दादी, पापा कहाँ रह गए? आएंगे बेटा, अब भी आ जाएंगे। मम्मा, 8:30 बज गए, पापा अभी तक नहीं आए। बच्चों, इस बार पापा चुनाव लड़ रहे हैं ना, शायद इसीलिए लेट हो गए होंगे। या फिर ट्रैफिक में फंस गए होंगे। 10 मिनट में आ जाएंगे, 10 मिनट में। The number you are trying to call is out of coverage area. का फोन आउट ऑफ रीच क्यों आ रहा है? कहाँ रह गए? हेलो, What? अपराध के एक बार ने एक ही पल में राजेश के परिवार की दुनिया ही बदल दी। एक माँ का बेटा, एक पत्नी का पति निर्जीव पड़ा था। रजनी की आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल कि आखिर किसी ने क्यों उसके पति की हत्या कर दी? किसी की ऐसी क्या दुश्मनी थी राजेश के साथ? मामला प्रदेश के एक सियासी शख्स की हत्या से जुड़ा था, लिहाजा फौरन हरकत में आ गई पुलिस। और रजनी, उसे तो अपने सवालों के जवाब देने से पहले अपनी सिस्कियों को समेटना था। रजनी, उठ बेटा, बस राजेश का चाहता है। रिवाज के मुताबिक सुहाग की सारी चीजें निकालनी होगी आज बेटा। फिरोजाबाद से दौरे से आ रहे हो और मेरे लिए चूड़ियां भी नहीं लाए। नहीं 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 नहीं
नहीं नहीं अरे ये मेरी चादर ये खाओगे, नहीं तुम नहीं तो नहीं अभी नहीं बैठ नहीं के ही रहोगे। नहीं 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 अरे माँ माँ देखो बस बाप बन गए लेकिन बचपना नहीं गया। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ पर अपनी बीवी की खुशी नहीं भूल सकता। ये लो तुम्हारी चूड़ियाँ। और पापा मेरे लिए? अपनी स्वीटी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? आपके लिए बेटा मैं लाया हूँ और अपनी माँ के लिए। अरे यार कहाँ रह गए ये चन्ना मामा? भूख के मारे पेट पे चूहे दौड़ रहे। भाई जब चांद जमीन पर हो तो आसमां में देखने की क्या जरूरत है? मतलब अपने आप को एक बार जाके आईने में देखो, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तुम फेंकने बड़े कमाल का। अरे रुको रुको रुको, सच कह रहा हूँ। जब जब तुम ये साड़ी पहनती हो ना तो अगली के चांद से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। पहली रात पर पति अक्सर अपनी पत्नी को यही देते हैं, बगैर ये जाने कि सुहागन की जिंदगी में सिंदूर की अहमियत क्या होती है। भाई आप अपने पति को गलत आंक रही हैं। हम इस सिंदूर की अहमियत जानते भी हैं और इसे मानते भी। अच्छा जी। हाँ जी, लोग कहते हैं कि ये सिंदूर पत्नी अपने मांग में अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है, पर हम ये नहीं मानते। हमारा मानना ये है कि पत्नियां इसे अपनी मांग में अपनी सारी की सारी मांगे पूरी करवाने के लिए मंगाती हैं। ओह वाह। पर आज हम तुमसे एक वादा करते हैं कि हम आज के बाद तुम्हारी सारी की सारी मांगे पूरी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुका है रजनी जी, आपकी फाइल हमने बंद कर दी है। अरे ऐसे कैसे फाइल बंद कर सकते हैं आप? सब जानते हैं कि उनका खून हुआ है। जानते हैं मैडम, सब जानते हैं, पर कोई मोटिव ही नहीं मिल रहा सिवाय लूट के। अब कोई हवा में तो कातिल पैदा नहीं किया जा सकता ना, और शहर में बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं। रूलिंग पार्टी के उभरते हुए नेता थे राजेश, और ये आप भी जानते कि उनका मर्डर हुआ है। रूलिंग पार्टी से ही आदेश हुआ मैडम जी, हम तो सिर्फ सीनियर्स के आदेश का पालन करते हैं। उनका हुक्म हुआ, हमने मान लिया। नहीं वो काम कर लेंगे, जरा वक्त का बहुत जरा काम। देखिए वर्मा जी, जरा मैं बिजी हूँ, कुछ देर के बाद हम मिले। थैंक यू। आइए अब एक काम कीजिएगा, उस तरह रजनी बेटा तू सर एक मिनट, यहाँ कैसे आना हुआ? रघुनाथ अंकल, पुलिस ने उनकी केस फाइल बंद कर दी। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं, फिर भी आपने कोई विरोध नहीं किया? क्यों अंकल क्यों? वो तो आपके बेटे जैसे थे ना। मैं जानता हूँ कि वो मेरे बेटे जैसा था। मैं ये भी जानता हूँ कि इस पार्टी में मैं ही उससे लाया था। उसकी उंगली पकड़कर राजनीति में चलना मैंने ही सिखाया था, और मैंने ही उसकी केस फाइल बंद करवाई। देखो बेटा, कई बार गहराई में जाकर हाथ में कीचड़ ही लगता है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से सिर्फ बदबू आती है। मैंने इन्वेस्टिगेशन इसलिए रोक दी, अगर नहीं रोकता तो राजेश का असली चेहरा सबके सामने आ जाता। हमारी पार्टी को कालिक तो लगती, लेकिन तुम किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। कैसे काले? उसके काले कारनामों को। तुम्हें क्या लगता है राजेश देवता था? नहीं, तुमने, मैंने, हम सब ने उसे पहचानने में गलती की है। चल तू जा। अरे सर, आप
मुझे फोन कर दिया हो तो मैं ही आ जाता। कोई हर्ज नहीं। ये रजनी, स्वर्गस्थ राजेश की पत्नी। रजनी राजेश के बारे में जानना चाहती। मैडम, आपके साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। राजेश जी मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि मैं अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए इलीगल काम में उनका साथ दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने झूठी रेड डलवा दी और मुझे अरेस्ट करवा दिया। और मैडम, उन्होंने सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, उन्होंने मेरी बीवी को भी नहीं बख्शा। पुलिस मेरे पति को पकड़ कर ले गई। राजेश आया था मेरे पास, कहने लगा कि मैं तुम्हारे पति को छुड़ा दूंगा। उसने मुझसे कीमत मांगी। 6 महीने तक मेरे पास कोई चारा नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम, शर्म नहीं आती ऐसा कहते हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई औरत ऐसा झूठ नहीं बोलेगी। मेरा राजेश ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। अब समझ में आया ये इन्वेस्टिगेशन मैंने क्यों रोकी। अगर पूछताछ होती तो शरद और सीमा पर शक होता और ये बात सारी दुनिया के सामने आ जाती। मुझे विश्वास नहीं होता, राजेश ऐसा कर ही नहीं सकते। ये भी तो हो सकता है ना कि शरद और सीमा झूठ बोल रहे हो अपने किसी फायदे के लिए। कितने लोग झूठ बोलेंगे बेटा, और राजेश के सताए सिर्फ ये दो नहीं और बहुत सारे लोग हैं। हमारे धंधे में कट देना ही पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपके पति राजेश की भूख बहुत ज्यादा थी। He was the most corrupt person I have seen. कट लेते लेते वो बात पार्टनरशिप तक ले गया और उसके बाद अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे शेयर्स, मेरी जमीन सब नकार किया। वो सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया उसने मुझे, सड़क पर। सच कहूं तो मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं, लेकिन हाँ अफसोस है तो सिर्फ इस बात का, भगवान ने उसे इतना देर से क्यों बुलाया। जल्दी बुला लेता तो कम से कम मेरा इतना नुकसान तो नहीं होता। एक और अफसोस है कि आप उसके साथ जिंदगी जी रही थी, उसके साथ। इस खुलासे ने रजनी के विश्वास की नींव ही हिला दी। क्या 10 सालों तक राजेश के साथ रहकर वो कुछ भी नहीं जान पाई थी? उसकी नजरों में राजेश की छवि बिल्कुल अलग थी। एक प्यार करने वाला पति, आज्ञाकारी बेटा, लाड करने वाला पिता। लेकिन अब राजेश का जो चेहरा उसके सामने खुलकर आ रहा था, उससे उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। ये नया खुलासा बयान कर रहा था कि राजेश अपनी ताकत के नशे में चूर एक ऐसा बाहुबली था जिसने निर्दोषों को सजा दिलवाई, एक औरत की अस्मत से खिलवाड़ किया, एक बिल्डर के पैसों का गबन किया। तो क्या यही था राजेश का असली चेहरा? राजेश की हत्या की गुत्थी के साथ साथ अब उसका चरित्र भी रजनी के लिए पहेली बन चुका था। मम्मी, आप ही बताइए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि राजेश ऐसा कुछ कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि वो ऐसे हो सकते हैं। मुझे तो 35 सालों में नहीं लगा बेटा। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि मेरा खून इतना गंदा हो सकता है। बीवी और एक माँ से बेहतर इंसान को कोई नहीं जान सकता। घर के बाहर राजेश क्या करता था ये हमें नहीं पता, लेकिन उसका चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी सोच को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। रजनी, मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। अब तू बता बेटा, तेरे मन में क्या है? रजनी,
अगर तुम्हें राजेश पे जरा सा भी संशय है तो उठा इस टीवी को और फेंक दे। लेकिन अगर तू उस पे भरोसा करती है तो उस कलंक को मिटा दे। रजनी जी, आप खामखा जिद कर रही हैं। आपको एक बार नहीं कई बार बताया जा चुका है इस केस की फाइल को बंद कर दिया गया है। सर, मैं आपसे फाइल खोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे फाइल मांग रही हूँ। सर प्लीज सर, मुझे इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स चाहिए। रजनी जी, नहीं दे सकता, हमारे कुछ अपने प्रोटोकॉल्स, मैं रिपोर्ट्स आपको नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। मैम, अब क्या करेंगे हम? पुलिस के रवैये से लग नहीं रहा है कि वो हमारे लिए कुछ भी करेंगे। तू पशुपति से बात क्यों नहीं करती? वो क्यों हमारी मदद करेगा? वो तो 5 साल तक राजेश के पीछे पड़ा था ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत बटोर सके। बेटा, कई बार कांटा कांटे से ही निकलता है। तू बात तो करके देख। ओके गुड, सब वाले केस तैयार। दीपक, रियोट के केस पे तैयार है? गिव मी 2 कॉपीज, प्रिंट पे जाएगा। हेलो, पशुपति है। देखिए, मैं साफ साफ बात करना पसंद करता हूं। आप मुझे बताइए आपके मन में क्या है? पिछले 5 साल से आप राजेश के पीछे लगे थे, कुछ हाथ लगा? मैं खुद 5 साल पीछे चला गया, एक भी गलती, एक भी धब्बा मैं उनके कैरियर में ढूंढ नहीं पाया। वैसा बेदाग और साफ सुथरा नेता मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन आज उसी नेता पर दाग लगाने की तैयारी हो रही है। पुलिस ने उनके मर्डर केस की फाइल ये कह के बंद कर दी कि ऊपर से प्रेशर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात जरूर है जो हम सबसे छिपी है, और इसीलिए हम दोनों चाहते हैं कि उनके कातिल को ढूंढने में आप हमारे मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे बेटे के चरित्र में दाग ढूंढने की कोशिश में तुम्हें कामयाबी नहीं मिली, कोई स्टोरी नहीं मिली। अब उसे बेदाग करने की कोशिश में हो सकता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी स्टोरी मिल जाए। कलम में वो ताकत होती है जो तलवार में नहीं होती। रिपोर्टर पशुपति की कलम ने कमाल किया। केस को दबाने की कोशिश पर उसने एक रिपोर्ट लिखी। राजेश जननेता तो था ही, जनता का समर्थन मिला तो प्रशासन पर दबाव पड़ा और केस को फिर से खोलना पड़ा। राजेश की मर्डर मिस्ट्री में तफ्तीश एक बार फिर शुरू हुई। आपको किसी पर कोई शक है? मेरा मतलब है उस हादसे से पहले उनकी किसी से कोई लड़ाई हुई हो, किसी बात से वो परेशान हो, एनीथिंग, कुछ भी आपको याद? नहीं ऑफिसर, राजेश घर और ऑफिस में एक संतुलन बनाकर चलते थे। उन्होंने कभी भी अपने परिवार और ऑफिस को मिक्स किया ही नहीं। पर उनके जाने के बाद मुझे कुछ लोगों पर शक जरूर है। किस पर? गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए राजेश ने एक पहल की थी, जिसके चलते शरद नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ था। हो सकता है कि उसने बदले के लिए राजेश के साथ ये सब किया हो। ताले का जा रहा है मुझे। चुपचाप थाने चलो। किसने ताले? चलो चुपचाप बैठो गाड़ी में। कोई रीजन तो होगा उसका, सब पता चलेगा। अब पता लगेगा। अरे हवलदार जी, मैं आपको ये बात बार बार बता चुका हूँ, राजेश के मर्डर से अपना कोई लेना देना नहीं है। अरे हम तो सीधे साधे बिजनेसमैन लोग हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे पति का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? लेना देना तो है मैडम जी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ किया ही नहीं है तो मर्डर से अपना कोई लेना देना नहीं जा रहा है। प्लीज सीमा जी, क्या वजह रही कि दिवंगत राजेश जी की पत्नी ने आप पर और आपके पति पर इल्जाम लगाया है? कॉन्स्पिरेसी है ये। राजेश ने खुद मेरे पति को फांसा।
और उन्हें रिहा करने के बदले कोई सबूत है आपके पास? एक औरत अपनी इज्जत लूटने का सबूत कैसे दे सकती है? और हाँ, राजेश के पास सारे सबूत थे। राजेश ने हमारा MMS बना, डरा धमकाकर मरने के पहले तक वो मेरा शोषण करते रहे। तो आपने पहले ये सबूत पुलिस के सामने क्यों नहीं रखे? बदनामी के कारण। लेकिन आज जब आप सब लोगों के सामने सच्चाई आ ही गई है, तो इससे ज्यादा मेरी और बदनामी क्या हो सकती है? पर हाँ, मैं आप लोगों को वो MMS जरूर दूंगी। इस MMS की फॉरेंसिक जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया। जन नेता राजेश का ये काला चेहरा जनता से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जगह जगह राजेश के कुत्ते फूके जा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। हेलो, मिल गई कलेजे को ठंडक। हमारे साथ साथ हमारी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि इस पछड़े में नहीं गिरना। 10 साल के शासन पर तुमने धूल झोंक दी है। एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मेरे पास कोई मदद की उम्मीद नहीं करना, समझी? कोई कुछ भी कहे, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा राजेश ऐसा कुछ भी कर सकता है। विश्वास तो रजनी भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन फोरेंसिक लैब ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि की थी। तो क्या इसीलिए राजेश की हत्या की गई थी कि वो एक महिला को ब्लैकमेल कर रहा था? आखिर क्या गुत्थी थी ये जो हर गुजरते दिन के साथ और उलझती जा रही थी? आ रही हूँ पापा। क्यों, यकीन हो गया मेरी बात पर कि जो मैंने कहा था वो सच कहा था? शायद माफी मांगने आई हूँ मुझसे। नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि मेरे पति निर्दोष हैं। वैसे एक बात बताओ सीमा, ये टेप तुम अब सामने क्यों ले आई? दुनिया को नहीं, मुझे तो बता ही सकती थी ना। मैं तब क्यों नहीं बताया? लेकिन तुम ये जरूर याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगी। हेलो, आज तुम्हारे कार पे गोलियां बरस सकती थी, स्कूल से बेटी गायब हो सकती थी, और घर पे पत्थर की जगह बम फटता। इसलिए जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, समझदार बनो, अपनी बेटी को पालो और गड़े मुर्दे मत फाड़ो, समझे? अरे आप मान क्यों नहीं लेते कि आपके पति स्वर्गीय श्री राजेश एक नंबर के अय्याश थे? मैं नहीं मान सकती, इसलिए क्योंकि कोई है जो मुझे रोक रहा है अपने पति के हथियारों तक पहुंचने से। मुझे डराया जा रहा है, मेरी बेटी को किडनैप करने की धमकियां दी जा रही है, यहाँ तक कि मेरे घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। क्यों? अगर मेरे पति राजेश वाकई बुरे होते तो कोई मुझे इन्वेस्टिगेशन करने से क्यों रोकता? वो टेप जो टीवी में चल रहा है, क्या वो झूठ है? कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। पशुपति, प्लीज, अगर आपको मेरी बात में थोड़ा सा भी दम दिखता है तो प्लीज इस मामले को खंगालिए। हो सकता है कि सच बाहर आ जाए। आपको धमकियां कब से मिलनी शुरू हुई? जब से सीमा के घर से आई हूँ, उसके फौरन बाद से। सीमा? तो आप ये कह रहे हैं जो टीवी पे एमएमएस दिखाया जा रहा है वो गलत है?
कुछ तो सबूत होगा आप पास ना, जिसके आधार पर आप ये बात गलत साबित कर रहे हैं। ये लीजिए, ये सबूत है सर। सर, ये जो सीमा, इस पर पहले भी ब्रैकेट चलाने का आरोप है। 2 बार इसे हिरासत में लिया गया है और इसके पति को इलीगल काम करने की वजह से 2 बार जेल भी हो चुकी है। सब कुछ साल पहले राजेश ने ऑपरेशन क्लीन सिटी नाम का एक आंदोलन चलाया था और जिसका मकसद था शहर से को दूर करना, और इसके चलते बहुत सारी रेड्स हुई थी। अब आप समझ रहे हैं इन सारी चीजों का कनेक्शन सर। तो प्लीज इस बार कोई एक्शन जरूर। बट बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे? कर सकते हैं सर, जैसे पहले किया था। जनतंत्र है हमारे देश में, जनता की मांग पर कुछ भी किया जा सकता है। पशुपति की इस रिपोर्ट ने तफ्तीश की दबी हुई चिंगारी को फिर से भड़का दिया। अब जनता इस पूरे मामले को शक की निगाह से देख रही थी, लिहाजा पुलिस के आला अधिकारियों ने शरद और सीमा की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ करने का आदेश जारी किया। लेकिन जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तोड़ दो दरवाजा। देखो सब दूर। सर, सीमा गरेवाल और शरद गरेवाल दोनों ने सुसाइड कर लिया। उन दोनों ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि सुसाइड करने की वजह है नकली वीडियो, जिसके डर की वजह से उन दोनों ने सुसाइड करा है। उस लेटर में उन लोगों ने यह भी लिखा है कि 1 साल पहले राजेश जी को नशीली दवाई देकर ये वीडियो बनाया गया और उसके बाद उन दोनों ने उनका कत्ल कर दिया। आप लोग तस्दीक के लिए मैं सुसाइड नोट मांगा। मैं शरद गरेवाल और मेरी पत्नी सीमा गरेवाल ये कबूल करते हैं कि साल भर पहले हमने राजेश को नशीली दवा पिलाकर उसे वीडियो बनाया, फिर सच सामने ना आए इसलिए राजेश का कत्ल कर दिया। अब बदनामी और पुलिस के डर से हम दोनों खुदकुशी कर रहे हैं, शरद गरेवाल, सीमा गरेवाल। चलिए, आपका केस पूरा हो। नहीं एसपी साहब, केस अभी पूरा हुआ ही नहीं है। मैं मिली हूँ सीमा और शरद से और वो ऐसे लोगों में से है ही नहीं जो इतनी आसानी से सुसाइड कर ले। आप ही सोचिए, उन पर तो सिर्फ शक था और वो राजेश की बेगुनाही और अपने गुनाह का सबूत देकर कैसे जा सकते हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर ये बात है तो कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया कि उसने 2 और कत्ल कर दिए। सर, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रजनी जी का शक सही है। जहर पिया नहीं गया, इंजेक्ट किया गया। जिस जगह इंजेक्शन लगा है वहां कोई आदमी खुद से इंजेक्शन नहीं लगा सकता। सिंह एक काम करो, सीमा और शरद दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवा। सर, तो फोन डिटेल्स आ गई है। कोई शेखर नाम का आदमी लगातार कई दिनों से इन्हें फोन कर रहा था। 1 मिनट, शेखर तो वही बिल्डर है जिसने राजेश पर धोखे का इल्जाम लगाया था। बिल्डर की राजेश जी से क्या दुश्मनी थी? सर मैं बताता हूँ, जब मैं राजेश जी के पीछे था उन दिनों उन्होंने इस शेखर के इलीगल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ धरना दिलवाए थे, जिससे इसको करोड़ों का नुकसान हुआ था। सर मोटिव इज क्लियर। इससे पहले कि वो कहीं गायब हो जाए, इसे पकड़ना होगा। शेखर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। आपको ऑफिशियली वारंट दिखाना होगा। तुझसे किसने कहा कि हम तुझे यहाँ ऑफिशियली लेकर आए? हाँ? देखिए साहब, मेरा काम मानिए और कुछ ले देकर मामला रफा दफा करते हैं। ले देकर मामला रफा दफा कर।
मैंने दे दिया, तूने ले लिया। इससे पहले मुझे शक था, तेरी इस हरकत ने यकीन कर दिया। अब सच सच बोल, क्या हुआ था? जल्दी बोल। दरअसल बोल, हम तीनों ने मिलकर किया था। राजेश न समझाने से माना और ना ही रिश्वत से। हमारा बहुत नुकसान किया था उसने, इसलिए हमने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए मैंने, शरद ने और सीमा ने, हम तीनों ने मिलकर उसका खून किया। मुझे मालूम था कि वो अपने घर जा रहा है और उसके साथ कार भी नहीं है। हमने रास्ते पर एक पुतला गिरा दिया ताकि वो उसे घायल समझकर अपनी कार रखे। और ऐसा ही हुआ। ऐसे ही राजेश गाड़ी के बाहर आया, हम तीनों झाड़ियों से बाहर निकले और मैंने रॉड से उसके सर पर वार किया। और उसके बाद उसे पीटते 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 हमने उसे मार डाला। लेकिन साहब, लेकिन क्या? प्लानिंग किसी और की थी। वो जो पीछे गाड़ी में बैठा था। आइए एसपी साहब, आइए। रजनी के मना करने पर मुझे टिकट मिल गया है। मैं सभा में संबोधित करने जा ही रहा था। अरे हाँ, राजेश के खूनी का कुछ पता चला? जी हाँ, दरअसल मैं उसे ही लेने आया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रघुनाथ रॉय। अरेस्टेड। चलिए। बोलो क्यों किया ऐसा? राजेश को राजनीति में मैं लाया था अपना दाया हाथ बना के, लेकिन वो तरक्क की सीढ़ी इतनी तेजी से चढ़ा गया कि उसके साये में मेरी पॉलिटिकल करियर खतरे में दिखाई दी। तेजी से नजदीक आ रहे चुनावों को जीतने के लिए आपकी क्या राजनीति है? राजनीति में बात दरअसल ऐसी है कि हम... अरे राजेश जी आ गए। राजेश जी, राजेश जी, आप अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो कार्य है बहुत अच्छे से चल रहा है। अब देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, हम उन्हें निकालने की सोच रहे हैं। मुझे किंग बनना था, किंग मेकर नहीं। इसलिए उसे हटाने का मैंने प्लान बनाया। मैंने एक लिस्ट बनाई जिन्हें राजेश की वजह से लॉस हुआ। सीमा, शरद, शेखर, तीनों सही लगे मुझे। मैं उन्हें मिलने गया और मेरा प्लान उन्हें सुनाया। हम सबका दुश्मन एक है, राजेश। अगर भड़ास निकालनी है, मुझसे हाथ मिला लो। उस रोज शिका की बर्थडे पार्टी ही राजेश वहां जा रहा था। मैंने देखा राजेश के साथ कोई गार्ड्स नहीं। मौका सही लगा मुझे। उन तीनों को मैंने फोन किया और अपनी गाड़ी में राजेश का मैंने पीछा किया। पुतला कौन है? अरे मैंने पूछा कौन है? बोलते क्यों नहीं कौन है? रजनी ने ये फाइल फिर से ओपन करवाई और मुझे लगा शरद और सीमा डर जाएंगे और सारी बातें बता देंगे, इसलिए। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि रजनी सच्चाई की खोज में इतनी दूर तक निकल जाएगी और तुम पकड़ जाओगे। इतना मोह था आपको कुर्सी का? मैं से एक कुर्सी के लिए आपने उनकी हत्या करवा दी। अरे आप जैसे नेता लोगों के सामने हाथ जोड़ के वोट मांगते और लोग आपको साधु समझकर जितवा देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता आस्तीन उठाकर देखेंगे तो वहां कितने खून के धब्बे मिलेंगे। अगर आप जैसे नेता राजनीति में रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं,
जब राजनीति महज एक गाली बनकर रह जाएगा। बिल्डर शेखर और रघुनाथ को इस तिहरे हत्याकांड के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रजनी के परिवार को इंसाफ तो मिला ही, साथ ही साथ उन्होंने इस बात का गौरव भी महसूस किया कि राजेश उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन रघुनाथ जैसे कुछ सियासतदान सिर्फ सत्ता में बने रहने के एक सूत्री कार्यक्रम में जुटे रहते हैं और जनता के दिलों में अपने काम से लोकप्रियता हासिल करने के बजाय जनप्रिय नेताओं को अपना प्रतिद्वंदी, अपना दुश्मन मान बैठते हैं और यही एक तरफा दुश्मनी अपराध के दरवाजे खोल देती है। राजेश जनता के लिए लड़ने वाला एक युवा नेता था। वो ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति के जरिए क्षेत्र के विकास के लिए कार्यरत था। लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और यही रघुनाथ से देखा नहीं गया। लेकिन रघुनाथ को इस बात का इल्म नहीं था कि सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है, नेता के नहीं। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान